अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि एक्सोजीनस एंटीजन किस तरह से MSC2 की मदद से एक सेल की सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकता है। यानी कि ऐसा एंटीजन जिसका ओरिजिन एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा, सेल से बाहर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो किस तरह एक सेल के अंदर एंटर होता है, फिर वो MSC2 के ऊपर अटैच होता है और सेल के ऊपर एक्सप्रेस होता है MSC2 की मदद से। इसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे एक ये क्या है, सेल है और इस सेल की सरफेस के ऊपर ये एंटीजन है और ये है MSC2। इसका मतलब ये है कि ये सेल क्या कर रहा है, MSC2 की मदद से इस एंटीजन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। इसको ये रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये CD4 सेल्स को ये एंटीजन रिप्रेजेंट करवा रहा है। और ये CD4 सेल क्या करते हैं, T सेल रिसेप्टर की मदद से इस एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पांस को इन्हांस करवा देते हैं। तो ये जो T सेल रिसेप्टर होते हैं सिर्फ उसी ही एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं जो MSC की सरफेस के ऊपर अटैच होगा। ऐसे किसी भी एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते जो किसी के ऊपर अटैच, यानी कि जो MSC के ऊपर अटैच नहीं है एंटीजन, उसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकते T सेल रिसेप्टर। सिर्फ उसी एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं जो MSC की सरफेस के ऊपर अटैच हो। और CD4 सेल जो होते हैं वो सिर्फ उसी एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे जो MSC2 की सरफेस के ऊपर अटैच होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे, ये जो आज का टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है एंटीजन इस सेल की सरफेस के ऊपर, तो इस सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हुए हैं कि वो यहाँ से मूव करके एंटीजन सेल की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस हुआ है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये है कि MSC2 जो है वो कौन से सेल रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन से सेल होते हैं जो कैपेबल होते हैं MSC2 को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करवाने के। तो हर सेल MSC2 को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करवा सकता। जैसे कि हमने MSC1 में पढ़ा था, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एंडोजीनस एंटीजन को बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से वो एक सेल की सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो आप लोग वो भी वीडियो लाजमी देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसमें मैंने ये बताया था कि MSC1 जो है वो हर सेल की सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकता है, यानी कि जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकता है MSC1। लेकिन MSC2 जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, वही MSC2 को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और उन सेल को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं ये तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं डेंड्रिटिक सेल, एक को हम कहते हैं मैक्रोफेज और एक को हम कहते हैं बी सेल। ये तीन सेल जो होते हैं डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज और बी सेल, ये क्या कर सकते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर MSC को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो हमने भी यही देखना है कि इन सेल में किस तरह से MSC2 एक्सप्रेस होगा। ये तो एक बात हो गई, यानी कि MSC2 किन सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो MSC2 है ये किस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देगा, यानी कि हर एंटीजन MSC2 के ऊपर अटैच नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक टाइप का जो एंटीजन है सिर्फ वही उस MSC2 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकता है। तो उस एंटीजन को हम देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो उसकी दो प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमें यानी कि वो जब तक नहीं होंगी तब तक वो एंटीजन MSC2 की सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो सकता। एक तो उसकी नेचर, तो MSC2 जो है वो सिर्फ पेप्टाइड्स को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देता है, यानी सिर्फ पेप्टाइड्स जो एंटीजन होंगे सिर्फ वही MSC2 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पेप्टाइड है इसका एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए। हर पेप्टाइड वो भी MSC2 की सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक साइज का जो पेप्टाइड होगा सिर्फ वही MSC2 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकता है। तो ऑप्टिमम साइज जो ऑप्टिमम साइज ऑफ पेप्टाइड जो MSC2 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकता है वो है अप्रोक्सीमेटली 13 अमाइनो एसिड। तो MSC1 के केस में ऐसा नहीं होता। MSC1 जो है वो 9 अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड होगा उसको अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देता है, क्योंकि उसका जो बाइंडिंग ग्रुप होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन जहाँ पे जिसने एंटीजन ने अटैच होना है वो होता है क्लोज, इसी वजह से उसका साइज थोड़ा स्मॉल होता है। यानी 9 अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड होगा सिर्फ वही MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकता है।
लेकिन MSC2 का जो बाइंडिंग ग्रुप होता है, ये पोर्शन वो होता है ओपन। इसी वजह से ये 13 अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड होगा उसको अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देगा। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। एक तो MSC2 किन सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो सकता है, वो है प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और दूसरी बात, कौन सा एंटीजन MSC2 के ऊपर अटैच हो सकता है, वो है उसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो उसकी पेप्टाइड नेचर होनी चाहिए और दूसरा उसका साइज होना चाहिए 13 अमीनो एसिड। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जिसके थ्रू ये जो एक्सोजीनस एंटीजन है वो MSC2 की मदद से इस सेल की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बी सेल, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज, ये तीन सेल क्या कर सकते हैं, MSC2 को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करवा सकते हैं। तो इन्हीं सेल में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो एक्सोजीनस एंटीजन होता है उसको अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो सेल होते हैं, बी सेल हो गया, चाहे डेंड्रिटिक सेल हो या मैक्रोफेज, इनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, जो एक्सोजीनस एंटीजन होता है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि बी सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं वो होती हैं एंटीबॉडीज। इसकी सरफेस के ऊपर होती हैं एंटीबॉडीज जो बी सेल होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो भी एंटीजन आएगा जिसको हमारी बॉडी फौरन कंसीडर करेगी उसको ये डिटेक्ट कर लेंगे और वो एंटीजन इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे। इसी तरह डेंड्रिटिक सेल में भी क्या होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं। इसी तरह जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनकी भी सरफेस के ऊपर होते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। इनकी मदद से ये क्या करते हैं, उस एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और अटैच करवा देते हैं। और स्पेशली जो होंगे मैक्रोफेजेस, वो उस एंटीजन को कैसे इंगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोसिस के थ्रू। उसमें क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो उसमें सीडोपोड्स बन जाते हैं, यानी कि उस एंटीजन को इंगल्फ कर लेते हैं और फिर वो इनसाइड मूव करते हैं। और इन केस ऑफ बी सेल ये क्या करते हैं, जैसे ही एंटीजन अटैच होगा ये मेम्ब्रेन इनसाइड मूव करेगी, यानी एंडोसोम बनेगा। तो अब हम फिलहाल देखते हैं कि बी सेल में किस तरह से एंटीजन प्रेजेंटेशन होगी, यानी कि तो तकरीबन इनका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, चाहे वो बी सेल हो, चाहे वो डेंड्रिटिक सेल हो, चाहे मैक्रोफेजेस हो। तो इनका जो प्रेजेंटेशन मेथड होता है MSC2 की मदद से वो तकरीबन सेम होता है। तो जस्ट हम बी सेल को ही देखेंगे, बाकी तकरीबन सेम ही है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये बी सेल क्या करेगा, इस एक्सोजीनस एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। किसकी मदद से, ये जो रिसेप्टर हैं, इस बी सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि एंटीबॉडीज होती हैं। जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे ये एंटीजन, एक्सोजीनस एंटीजन, तो यहाँ पे इस तरह से ये आके अटैच हो जाएंगे। उसका वेरिएबल पोर्शन जो होता है एंटीबॉडी का, उसके साथ जाके ये अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन इनसाइड मूव करेगी, यानी कि एक एंडोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, इस ऐसे कुछ इस तरह से। मैंने कि यहाँ पे जब एंटीबॉडी अटैच हुई है तो अब ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से इनसाइड मूव करेगी। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी थी अब वो इधर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच है, वही मेम्ब्रेन अब इनसाइड मूव किया है उसने। तो इस तरह से अब एंटीबॉडी यहाँ पे आ गई। ये होगी एंटीबॉडीज, ये होगी एंटीबॉडीज, और ये है एक्सोजीनस एंटीजन जो इधर अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज थी इनको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये एंटीबॉडी इधर आ गई हैं, और ये एंटीबॉडीज हैं और यानी कि जो रिसेप्टर थे, और ये एंटीजन है जो अटैच हुए हैं उसके साथ। अब एक प्रोजेक्शन, इनसाइड प्रोजेक्शन बन गई है। अब क्या होगा, अब ऐसा ऐसा मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे की तरफ फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे कुछ जैसे जैसे फ्यूज होंगी तो अब इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसे हम कहते हैं एंडोसोम। अब देखिए एंडोसोम में क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी कि वो रिसेप्टर, बी सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट था, और उस रिसेप्टर के ऊपर क्या अटैच है, जो एक्सोजीनस एंटीजन थे वो इधर अटैच हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये यहाँ पे जो एंटीजन अटैच है रिसेप्टर के साथ, अब ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगे। जब डिटैच हो जाएंगे तो ये एंडोसोम में चले जाएंगे इधर, और ये जो एंटीबॉडी है ये दोबारा मूव करती है सरफेस की तरफ, यानी कि अब ये अलग हो जाएगी एंटीबॉडी और ये मूव करेगी सरफेस की तरफ, और दोबारा से रिसाइकल होके बी सेल की सरफेस के ऊपर आ जाएगी और दोबारा से एंटीजन को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि यहाँ पे एंटीबॉडी या जो रिसेप्टर था बी सेल का, उसकी रिसाइकलिंग होगी है इधर।
और इस एंडोसोम में अब जस्ट एंटीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे एंटीबॉडी आउटसाइड मूव कर गई है जो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही थी। अब यहाँ पे जस्ट क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जब ये एंडोसोम मूव करता है उस सेल की सेंटर की तरफ, यानी कि ये सेल है इसकी सेंटर की तरफ जब मूव करेगा, ऐसा ऐसा पीएच डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी पहले जो ये जो एंडोसोम बना है इसको हम कहते हैं अर्ली एंडोसोम। ये क्या है, अर्ली एंडोसोम। ये जो अर्ली एंडोसोम है इसमें पीएच होती है इस वक्त 6 या फिर 6.5 होती है पीएच। अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे सेंटर की तरफ मूव करेगा पीएच ऐसा ऐसा क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसने मूव किया सेंटर की तरफ, तो अब ये हो गया यहाँ पे एंडोसोम इधर आ गया और उसमें ये एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो एक्सोजीनस एंटीजन यहाँ से मूव किए थे इधर आ गए। इसी तरह यहाँ पे कुछ और वेसिकल होते हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। ये हो गया लाइसोसोम। उस सेल के अंदर और भी वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम। इन लाइसोसोम के अंदर होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम, यानी कि इनके अंदर प्रेजेंट होंगे लाइसोसोमल एंजाइम। ये जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं ये होते हैं पीएच सेंसिटिव, यानी एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर वर्क करते हैं। और ये किस पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, लो पीएच, यानी एसिडिक पीएच जो होगी उसके ऊपर ये वर्क करते हैं। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं एसिड प्रोटीएज। एसिड प्रोटीएज, एसिड प्रोटीएज इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये लो पीएच के ऊपर काम करते हैं। जब पीएच कम होगी यानी कि जब एसिडिक होगी तभी ये एंजाइम क्या हो सकते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि एंडोसोम जब सेंटर की तरफ मूव करता है तो पीएच क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले पीएच यहाँ पे अर्ली एंडोसोम में कितनी थी, 6 से 6.5। अब जब लेट एंडोसोम होगा इस वक्त पीएच हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4.5। अब यहाँ पे जो लेट एंडोसोम बन गया है ये हो गया लेट एंडोसोम और इसमें पीएच भी क्या हो गया है, कम हो गया है। ये हो गया लेट एंडोसोम और पीएच भी कम हो गया है। अब क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है और ये एंडोसोम एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे दोनों। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो अब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें देखें दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसके एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट हो गए और इसके जो एंटीजन जो एक्सोजीनस एंटीजन थे वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया एक्सोजीनस एंटीजन और ये हो गया एंजाइम जो लाइसोसोमल एंजाइम है। और ये जो स्ट्रक्चर बन गई है इसमें इसको हम कहते हैं एंडोलाइसोसोम और इसमें भी पीएच क्या है, लो है, यानी कि क्या है पीएच 4 से 4.5 है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एंजाइम क्या होते हैं, एसिड प्रोटीएज, यानी कि एसिडिक पीएच में ही ये एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पीएच लो है 4 to 4.5 यानी कि एसिडिक पीएच है, तो इस वजह से ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करवाएंगे, इन एंटीजेंस की जो एक्सोजीनस एंटीजन थे इनकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। अब जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो इससे स्मॉल फ्रैगमेंट्स या स्मॉल पेप्टाइड्स जनरेट हो जाएंगे। अब ठीक है, और इनकी नेचर क्या थी, इन ये जो एंजाइम थे इनकी नेचर थी प्रोटीएज। इसी वजह से इन्होंने जो प्रोटीन कंपोनेंट्स होंगे या पॉलीपेप्टाइड कंपोनेंट्स होंगे उन्हीं को ही इन्होंने ब्रेक डाउन किया और उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, जो स्मॉल पेप्टाइड्स में उनको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो एंटीजन है या जो एक्सोजीनस एंटीजन था उसकी ब्रेक डाउन हो गई है और इसके अब इतना साइज हो गया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली अटैच हो सकता है MSC2 के साथ। एक और बात यह है कि ये जो एसिड प्रोटीएज होते हैं इनमें ज़्यादातर जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं या प्रोटीलिटिक एंजाइम होते हैं वो होते हैं सिस्टीन प्रोटीएज। सिस्टीन प्रोटीएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को उस जगह से ब्रेक डाउन करेंगे जहाँ पे सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, यानी उस जगह से उनके ब्रेक डाउन करवाएंगे जहाँ पे सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीएज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो सिस्टीन प्रोटीएज हैं जो इस जो एक्सोजीनस एंटीजन है उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। अब यहाँ पे एक्सोजीनस एंटीजन जो है उनकी ब्रेक डाउन हो गई है, अब इन्होंने MSC2 के ऊपर अटैच होना है। अब हम देखते हैं कि MSC2 की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी और वो किस तरह से इन एक्सोजीनस एंटीजन के साथ अटैच होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो मैंने यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हुआ है और यहाँ पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ये है राइबोसोम। और राइबोसोम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका स्मॉल कंपोनेंट और एक होता है उसका लार्ज कंपोनेंट, वो भी मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अब हम देखते हैं कि MSC2 की प्रोडक्शन कैसे होगी और कहाँ पे होगी। अब होता यह है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा इस सेल का, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ, ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ से जो जीन प्रेजेंट होगा MSC2 का, वहाँ से उस जीन की क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। जब उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उससे प्रोड्यूस होगा मैसेंजर RNA। अब ये मैसेंजर RNA कहाँ मूव करेगा, इस राइबोसोम की तरफ मूव करेगा और इस राइबोसोम के ऊपर आके अटैच हो जाएगा और इसमें दोनों ही जीन्स जो MSC2 के होंगे उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। एक अल्फा जो चेन होती है, यानी कि जो MSC2 होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है उसका अल्फा चेन या अल्फा पॉलीपेप्टाइड रीजन होता है और दूसरा उसकी बीटा चेन या बीटा पॉलीपेप्टाइड रीजन होता है। तो इन दोनों ही जीन्स जो होंगे उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और उनके मैसेंजर RNA प्रोड्यूस होंगे और ये मैसेंजर RNA कहाँ मूव करेंगे, इस राइबोसोम के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी ट्रांसलेशन इस जीन की, और हमें पता है जब ट्रांसलेशन होती है जीन्स की तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि MSC2 क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, तो ये भी क्या होगी, इनकी प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। MSC2 की उसकी अल्फा प्रोटीन प्रोड्यूस होगी जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, दोनों की ही पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया अल्फा और ये ब्लैक, वहाँ पे मैंने ब्लैक बनाया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब देखें अगर यहाँ पे तो इसकी जो अल्फा चेन है और बीटा चेन है अभी तक ये प्रॉपरली फोल्डेड फॉर्म में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है। तो इसको प्रॉपरली फोल्ड करने के लिए एक और मॉलिक्यूल की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं इनवेरिएंट चेन। जिसे हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट चेन। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो अब ये इनवेरिएंट चेन क्या करती है, अल्फा चेन और बीटा चेन जो है, जो MSC2 बनाते हैं, इन दोनों की प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करेगी। तो जब इनकी प्रॉपर फोल्डिंग होगी विद द हेल्प ऑफ इनवेरिएंट चेन, तो अब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी MSC2 की। तो अब देखें यहाँ पे अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों ही प्रॉपर फोल्ड हो गई हैं। तो और अब यहाँ पे जो इनवेरिएंट चेन है वो कुछ इस तरह से अटैच होगी इसके ऊपर। ये जो MSC2 की प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गई है, इसके ऊपर इनवेरिएंट चेन कुछ इस तरह से अटैच होगी कि इसका ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक, और फिर इस तरह से होगा। तो आप देखें तो इनवेरिएंट चेन जो है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये जो सेल है इसको हम कहते हैं साइटोसोलिक पोर्शन। ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं साइटोसोलिक पोर्शन, या इसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो इनवेरिएंट चेन जो है उसका कुछ पोर्शन साइटोसोल में होता है और कुछ पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन पोर्शन जो होता है, इसको हम कहते हैं ल्यूमन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ल्यूमन कहते हैं इनसाइड जो पोर्शन होता है किसी भी ट्यूब वगैरह, या जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनसाइड जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमन। तो ये जो कुछ पोर्शन इनवेरिएंट चेन का ल्यूमन में होता है और कुछ पोर्शन इसका साइटोसोल में होता है। और स्पेशली ये जो पोर्शन होता है जिसने MSC2 के साथ जो अटैच है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं क्लिप, CLIP। क्लिप मीन MSC2 क्लास एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। क्लिप मीन MSC2 क्लास एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। इसको इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि ये पोर्शन जो है वो MSC2 के साथ एसोसिएटेड है या फिर क्या है, अटैच्ड है। अब ये क्लिप इसको कैसे हेल्प करेगा MSC2 को, ये क्लिप क्या करता है, क्योंकि ये MSC2 के ऊपर यहाँ जो बाइंडिंग पोर्शन है MSC2 का, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वहाँ पे अटैच है जहाँ पे एंटीजन ने आके बाइंड होना होता है, तो उसी पोर्शन पे क्लिप आके अटैच हो गया है। तो ये जो क्लिप पोर्शन है इसको MSC2 को इस वजह से हेल्प करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर एंडोजीनस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे एंटीजन जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो टैप ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ पे होते हैं, टैप ट्रांसपोर्टर, उसके थ्रू ये मूव करते हैं इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और MSC1 के ऊपर अटैच होते हैं।
तो क्लिप क्या करवा रहा है, क्लिप इन ये जो एंटीजन होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको इसके ऊपर अटैच MSC2 के ऊपर अटैच नहीं होने देंगे, यानी इनको इनके ऊपर अटैच नहीं होने देगा ये क्लिप। तो इस वजह से ये इसको हेल्प करवा रहा है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के साथ, यानी कि स्पेसिफिक जो एंटीजन होगा सिर्फ उसी के साथ ही इसको अटैच होने देगा ये जो क्लिप है। और स्पेशली ये पूरी इनवेरिएंट चेन है, इसने कैसे हेल्प किया हुआ है, एक तो इसने इसकी जो अल्फा चेन और बीटा चेन की प्रॉपर फोल्डिंग की तो उससे प्रॉपर शेप आ गई, और दूसरी हेल्प क्या कर रही है इनवेरिएंट चेन, उसका जो क्लिप पोर्शन है वो क्या कर रहा है, जो एंडोजीनस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनको उसके साथ अटैच नहीं होने देगा MSC2 के साथ। ये दो हो गए उसके फंक्शन इनवेरिएंट चेन के। इसी तरह एक और फंक्शन होता है इनवेरिएंट चेन का, वो ये होता है कि इनवेरिएंट चेन मूव करवाती है ये जो MSC2 है इसको गोल्गी अपरेटस से इस तरफ, यानी कि जहाँ पे एंटीजन हमारा प्रेजेंट है इस तरफ को मूव करवाएगी इनवेरिएंट चेन। तो अब क्या होगा, इस इनवेरिएंट चेन की मदद से अब ये जो हमारा MSC2 है ये मूव करेगा गोल्गी अपरेटस में, यहाँ पे भी वेजिकल होंगे, इसी तरह वेजिकल की फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे गोल्गी अपरेटस में जाएगा, यहाँ पे कोई फर्दर प्रोसेस होंगी तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी फर्दर, और उसके बाद ये फिर गोल्गी अपरेटस से मूव कर जाएगा आउटसाइड और यहाँ पे फिर एंडोसोम बन जाएगा। तो इसको मैं रेड से शो कर देता हूँ एंडोसोम। ये वो एंडोसोम है जिसके अंदर MSC2 प्रेजेंट है और उसके साथ इनवेरिएंट चेन अटैच है अभी तक भी। तो यहाँ पे हमारा MSC2 प्रेजेंट है और इसी के साथ अभी भी इनवेरिएंट चेन अटैच है। तो हमने क्या करना है, ये जो इनवेरिएंट चेन है इसको हटा के ये जो एंटीजन है इसको अटैच करवाना है। अब क्या होगा, इसमें भी यही होता है कि जैसे हमने इसमें देखा था एंडोसोम में, जैसे ये सेंटर की तरफ मूव करते हैं pH डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एंडोसोम है ये भी जब सेंटर की तरफ मूव करेगा सेल के, इसमें भी क्या होगा, pH डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे, एंडोसोमल एंजाइम होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंजाइम होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे इस तरह से एंजाइम एक्टिवेट। तो जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, इस इनवेरिएंट चेन की ब्रेक डाउन स्टार्ट करवा देते हैं। तो अब ये इनवेरिएंट चेन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये पूरी इनवेरिएंट चेन ब्रेक डाउन हो जाती है तो अब जस्ट क्या होता है, ये क्लिप पोर्शन है उसका रह जाता है बस, बाकी जितनी भी इनवेरिएंट चेन होती है वो सारी ब्रेक डाउन हो जाती है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि ये जिसमें एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंट था और ये एंडोसोम जिसके अंदर MSC2 प्रेजेंट है और उसके ऊपर क्लिप अटैच है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको मैं काफ़ी बड़ा करके बना देता हूँ ताकि इसमें जो प्रोसेस होंगे उसको हम समझ सकें। तो अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर फ्यूज हुई है उसमें अब क्या प्रेजेंट है, एक तो हमारा MSC2 प्रेजेंट होगा, ये हो गया MSC2 और उसके साथ क्लिप अटैच होगा, ये हो गया क्लिप। और उसके अलावा और कौन से कंपोनेंट्स होंगे इसमें, ये जो दोनों फ्यूज हुए थे इसमें ये एंटीजन प्रेजेंट होंगे जो इनकी ब्रेक डाउन हो गई थी। तो ये इन एंटीजन को मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके बना देता हूँ। ये वो एंटीजन है जिनकी ब्रेक डाउन हुई थी यहाँ पे, और ये दोनों फ्यूज हो गए हैं, ये वाला एंडोसोम और ये वाला एंडोसोम दोनों फ्यूज हो गए हैं। तो अब इस एंडोसोम में क्या प्रेजेंट है, MSC2 प्रेजेंट है और उसके ऊपर क्लिप अटैच है, और यहाँ पे वो एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पे जिनकी ब्रेक डाउन हो गई थी और उससे स्मॉल पेप्टाइड जनरेट हुए थे। अब होना क्या है, अब होना ये है कि ये जो क्लिप है ये हो जाएगा यहाँ से रिप्लेस और उसकी जगह पे ये एंटीजन आके अटैच हो जाएगा। अब इस रिप्लेसमेंट में एक और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं HLA-DM। उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, उसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह MSC2 के होते हैं, इसको हम कहते हैं HLA-DM। HLA-DM इसकी भी दो चेन्स होती हैं जैसे इसकी हैं, यानी कि इसकी अल्फा चेन है और इसकी ये बीटा चेन है। इस तरह इसकी भी क्या होती है, अल्फा चेन होती है और इसकी बीटा चेन होती है। अब होगा क्या कि HLA-DM MSC2 को, यानी कि उसकी कोई एक चेन को अपने साथ अटैच करवा देगा, यानी कि HLA-DM कुछ इस तरह से करता है। ये जो हो गया MSC2 उसको इस तरह से अटैच करवा देगा अपने साथ, इस तरह से। ये हो गया MSC2 और ये हो गया HLA-DM।
DM उसको अपने साथ अटैच करवा देता है। अब जब उसको अपने साथ अटैच करता है तो इसकी जो जहाँ पे क्लिप अटैच है MsC2 के साथ, वो पोर्शन अब यहाँ पे जो बॉन्ड था, जो क्लिप और MsC2 के दरमियान जो बॉन्ड था वो था नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, अब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो अब क्या होगा, यहाँ से क्लिप हो जाएगा रिमूव, तो यहाँ पे क्लिप हो गया, इधर आ जाएगा क्लिप, और ये जो एंटीजन था हमारा जिसकी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई थी वो अब इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हुई है, रिप्लेसमेंट हुई है। और ये रिप्लेसमेंट में किसने हेल्प किया है, HLA-DM ने हेल्प की है उसकी इस रिप्लेसमेंट में। तो HLA-DM तब तक इसके साथ अटैच रहेगा जब तक प्रॉपर एंटीजन MsC2 के ऊपर अटैच नहीं हो जाता। यानी कुछ एक फर्ज करें और एंटीजन है जिसका साइज स्मॉल है, इतना साइज है, वो इधर आके अटैच हो गया है, और यहाँ पे जो बाइंडिंग है वो अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई MsC2 और इस एंटीजन के दरमियान, तब भी HLA-DM उसके साथ अटैच रहेगा और क्या करवाएगा, इसको डिटैच यहाँ से करवा देगा। इसी तरह एक और एंटीजन था जिसका साइज ये था, वो भी आके अटैच हुआ, ये इसकी भी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं हुई MsC2 और इसके दरमियान, ये भी एंटीजन डिटैच हो जाएगा इधर से, और HLA-DM भी अभी तक इसके साथ अटैच है। अब ये जो प्रॉपर एंटीजन है जिसका साइज भी प्रॉपर है वो इधर आके अटैच हुआ है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है इन दोनों के दरमियान, यानी MsC2 और इस एंटीजन के दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से HLA-DM इधर से डिटैच हो जाएगा। जब ये डिटैच हो गया तो अब हमारा जो MsC2 है वो उस एंटीजन के साथ, जो एक्सोजीनस एंटीजन है उसके साथ प्रॉपरली अटैच हो गया है। अब क्या होगा, ये जो वेजिकल है ये मूव करेगा मेम्ब्रेन की तरफ, और यहाँ पे ये MsC2 जिसमें जो एंटीजन के साथ अटैच है वो इधर फ्यूज हो जाएगा, और इस तरह से CD4 सेल इस एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेंगे। और लास्ट में ये जो वेजिकल बना है जिसमें क्लिप प्रेजेंट था और MsC2 प्रेजेंट था, इस वेजिकल या इस एंडोसोम को हम कहते हैं M2C कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो एक्सोजीनस एंटीजन है उसकी प्रोसेसिंग होती है इनसाइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ